ओके, नेक्स्ट अमेंडमेंट इज वैल्यूएशन चैप्टर में, बट मुझे प्रॉब्लम लग रही है अमेंडमेंट्स में। रीजन ये है कि वैल्यू आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है कि वैल्यूएशन रूल्स जो होएगा वो सीए फाइनल लेवल पे एप्लीकेबल होएगा। सो यहाँ पे वो बोलता है कि रूल 28 में अमेंडमेंट है। क्या अमेंडमेंट है? Where the activity of providing personal guarantee by the director of a company to a bank or financial institute for sanctioning credit facility to the said company without a consideration will be treated as supply or not, and whether GST will be applicable or not. So valuation अपने काम का नहीं है, but ये क्वेश्चन अपने काम का है कि सपोज मैं एक कंपनी का डायरेक्टर हूं, कंपनी को लोन चाहिए था और मैंने बैंक को गारंटी दिया टूवर्ड्स दैट लोन। सो रिलायंस को लोन चाहिए, रिलायंस को जब लोन चाहिए तो बैंक ने बोला गारंटी मांगो, गारंटी चाहिए हम लोग को। सो रिलायंस का जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर है, जैसे मुकेश अंबानी ने गारंटी दिया फॉर दैट लोन, और मुकेश अंबानी ने उसके लिए कोई पैसा भी नहीं लिया। तो इधर क्वेश्चन ये है कि जब ये बैंक को गारंटी दिया है मुकेश अंबानी ने विदाउट कंसीडरेशन, तो मुकेश अंबानी तो सर्विस कंपनी को प्रोवाइड कर रहा है ना, तो क्या वो सप्लाई है? और अगर सप्लाई है तो टैक्स आएगा या नहीं आएगा? ऑब्वियसली बात है, सप्लाई है तो टैक्स आएगा। Since the director and company are related party in terms of section number 15, so OPAC plus family member में अपन ने पढ़ा था, तो ऑफिसर और डायरेक्टर एंड अ कंपनी विल बी अ रिलेटेड पार्टी। The activity of providing personal guarantee by the director to bank or financial institute shall be treated as a supply of service even if made without a consideration। बराबर है। सो इतना ही मेरे हिसाब से सीए इंटर पे एप्लीकेबल है, बिकॉज आगे का रूल्स, वैल्यूएशन रूल सीए इंटर में नहीं है। सो डायरेक्टर एंड कंपनी को रिलेटेड पार्टी माना गया है, और डायरेक्टर और कंपनी अगर रिलेटेड पार्टी है तो डायरेक्टर सर्विस फ्री में देगा तो भी टैक्स आएगा, तो इसके लिए पर्सनल गारंटी बाय डायरेक्टर इज सब्जेक्ट टू जीएसटी। अब अगर फ्री में सप्लाई किया है तो उसका वैल्यू क्या लेंगे? तो ये बेटा कॉमन है रूल 28 में कि हमेशा ओपन मार्केट वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। However, as per the mandate provided by RBI guidelines in this regard, no consideration by way of consi sorry, बीच वाला पैराग्राफ इग्नोर करो। Accordingly, it is clarified that open market value of the said transaction or supply may be treated as zero, and therefore no tax is payable on such supply of services by director to the company. However, in exceptional cases where remuneration is payable to the director, taxable value of supply shall be the remuneration or consideration paid to such guarantor by the company directly or indirectly। सो ये एक आरबीआई के गाइडलाइंस के बाद एक डिस्प्यूट आ गया कि आरबीआई के गाइडलाइंस ने इशू किया है कि अगर डायरेक्टर फ्री में सर्विस दे रहा है तो उसका कोई ओपन मार्केट वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो सकता है आरबीआई गाइडलाइंस में। तो जीएसटी ने बस वो गाइडलाइंस को कंप्लाई कर दिया है। बोलता है डायरेक्टर और कंपनी दोनों रिलेटेड पार्टी है, दोनों के बीच में अगर ट्रांजैक्शन होएगा फ्री में भी तो भी जीएसटी एप्लीकेबल है, बट ओपन मार्केट वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो सकता है अगर, या डिटरमाइन सॉरी, ओपन मार्केट वैल्यू विल बी जीरो अगर डायरेक्टर ने फ्री में सर्विस दिया है एंड अकॉर्डिंगली टैक्स पेबल नहीं होएगा। बट अगर डायरेक्टर को उसके लिए कोई रेम्यूनरेशन पे किया है कंपनी ने, सो डेफिनेटली इट विल बी टैक्सेबल। सो डायरेक्टर अगर गारंटी दे रहा है बैंक्स को कंपनी के लोन के अगेंस्ट, और अगर डायरेक्टर ने कोई फीस नहीं लिया तो जीएसटी नहीं आएगा। इट इज अ सप्लाई बट वैल्यू इज जीरो, इट इज अ सप्लाई बट वैल्यू इज जीरो। और अगर पैसा लिया है तो जितना पैसा दिया उसके ऊपर जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। ओके, second clarification is whether activity of providing corporate guarantees by a person on behalf of another related party or by holding company for sanction of or credit facility to subsidiary company to bank financial institute, even though made without any consideration, will be treated as taxable supply or not? If taxable, then what will be the value of supply? Similarly, corporate guarantee अगर दे रहे हैं बराबर है रिलेटेड पर्सन को, या होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी के लिए गारंटी दे रहा है जैसे ऊपर डायरेक्टर कंपनी के लिए दे रहा था, तो इज इट अ सप्लाई और नॉट? Where corporate guarantee is provided to the banks by a company for providing credit facility to another company
where both of them are related party. So अगर A लिमिटेड B लिमिटेड दोनों रिलेटेड पार्टी है और B लिमिटेड को लोन चाहिए था जिसके लिए A लिमिटेड ने गारंटी दिया है, a holding company for its subsidiary company, the activity is to be treated as supply between two related parties even though made without consideration. Taxable value will be determined as per rule number 28(2) irrespective of whether full ITC is available to the recipient or not. अगेन मैं बोल रहा हूँ 28(2) आपको एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होएगा बिकॉज आपके सिलेबस में रूल्स ही नहीं है, बट सिंस आपके इंटर के अमेंडमेंट शीट में दिया है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ. कंक्लूजन याद रखना, डायरेक्टर अगर कंपनी के लिए गारंटी दे रहा है, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के लिए गारंटी दे रही है, अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड दोनों रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में कवर्ड है और ए लिमिटेड बी लिमिटेड के लिए गारंटी दे रहा है तो इट इज अ सप्लाई एंड ये ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टी माना जाएगा. जीएसटी विल बी एप्लीकेबल एज पर शेड्यूल 1. दिस इज व्हाट इज एप्लीकेबल टू सीए इंटर. अगर वो गारंटी का वैल्यू निकालना है तो वो बोलता है वैल्यू विल बी 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ सच गारंटी ऑफर्ड और एक्चुअल कंसीडरेशन विच एवर इज हायर. सो अगर लोन के अमाउंट में जो गारंटी दिया है उसका 1% या तो जो एक्चुअल पैसा मुझे मिला है जो भी हायर रहेगा दैट विल बी द असेसेबल वैल्यू. सो गारंटी अगर 1 करोड़ का दिया है तो 1 करोड़ का 1%, 1 करोड़ का 1% जो भी आएगा से 1 लाख, 1 लाख रुपीज, या तो फिर मैंने एक्चुअल में पैसा 3 लाख लिया है गारंटी का तो 1 लाख और 3 लाख विच एवर इज हायर 3 लाख विल बी द वैल्यू, 3 लाख विल बी द वैल्यू. बराबर है. सो प्लीज याद रखना ये वैल्यूएशन रूल्स आप मॉड्यूल में पढ़ोगे तो लिखा हुआ है फुटनोट पे नॉट एप्लीकेबल टू सीए इंटर, बट ये प्रोविजन एप्लीकेबल है. डायरेक्टर कॉर्पोरेट गारंटी दे रहा है या ए लिमिटेड बी लिमिटेड रिलेटेड पार्टी और ए लिमिटेड बैंक को गारंटी दे रहा है बी लिमिटेड के अगेंस्ट और होल्डिंग एंड सब्सिडरी है तो दे आर रिलेटेड पार्टी, शेड्यूल 1 में कवर्ड है, टैक्स एप्लीकेबल होगा. Clarification regarding internally generated services where head office is providing certain services to branch office for which full ITC is available to the concerned branch offices. Issue अगेन मैं बोल रहा हूं वैल्यूएशन आपका काम का नहीं है बट क्लेरिफिकेशन काम का है. In respect of internally generated services, there may be cases where HO is providing certain services to branch office for which full ITC is available to branch office. However, HO may not issue tax invoice to concerned branch office with respect to the said services, or HO may not include the cost of particular component such as salary cost of employee involving providing the services while issuing the tax invoice to branch office for services provided by HO to branch office. Whether the HO is mandatorily required to issue tax invoice under section 31 for such internally generated services, and or whether the cost of all component including salary cost of HO employee involving providing the said services is to be included in computation of value when full ITC is available to concerned branch office. So question क्या है, मेरा हेड ऑफिस है जो है ना मूवी को प्रोसेस करता है, मेरा ब्रांच ऑफिस है जो मूवी जिस पे रिकॉर्ड होती है ना वो डिवाइस से हार्ड डिस्क हो गया वो परचेज करता है. सो एक ऑफिस है जो फिल्म्स परचेज करता है. मालूम है पहले बचपन में नेगेटिव फिल्म्स आती थी, तो एक ऑफिस है जो नेगेटिव फिल्म्स परचेज करता है, एक ऑफिस है जो फिल्म पे प्रोसेसिंग करके देता है. तो अगर ब्रांच ऑफिस ने अगर हेड ऑफिस ने ब्रांच ऑफिस को कोई सर्विस दिया हुआ है, या और एक एग्जांपल देता हूं, जो हेड ऑफिस है ना वो पूरा मूवी जो ब्रांच ऑफिस है ना वो पूरा मूवी प्रोसेस करता है. सो मूवी एडिटिंग का काम जो है वो ब्रांच ऑफिस करता है, बट उसमें जो साउंड मिक्सिंग है ना वो हेड ऑफिस करता है. सो ब्रांच ऑफिस क्या करता है, पूरा मूवी एडिट करता है, मूवी प्रोसेस करता है, फिर वो मूवी का साउंड मिक्सिंग का काम हेड ऑफिस को देता है. तो जो हेड ऑफिस है वो मूवी मिक्सिंग या साउंड मिक्सिंग का जो सर्विस ब्रांच ऑफिस को दे रहा है. इधर क्वेश्चन ये है कि वो सर्विसेज जो एचओ ने ब्रांच ऑफिस को दिया है उसके लिए क्या एचओ को इनवॉइस इशू करना जरूरी है. एंड सेकेंडली अब एचओ के जो स्टाफ है जो एम्प्लॉयड है वो तो एचओ का काम कर ही रहे हैं ना, तो अगर उन लोग ने ब्रांच ऑफिस का भी काम किया तो दे आर ऑन अ पेरोल ऑफ एचओ, और एचओ और ब्रांच है तो एक ही कंपनी का.
तो जब इन लोग ने साउंड करेक्शन का पैसा लिया ना, से 5 लाख रुपया लिया साउंड करेक्शन या साउंड मिक्सिंग का, तो उसमें सैलरी टू स्टाफ ऐड नहीं किया, बिकॉज वो अपने ब्रांच के लिए सर्विसेज प्रोवाइड किया। सो दो क्वेश्चन है। पहला, जब एचओ सर्विस ब्रांच को देगा तो वेदर एचओ को बिल बनाना है नहीं बनाना है। एंड सेकेंड क्वेश्चन है कि एचओ जब वैल्यू निकालेगा तो वैल्यू में सारा कॉस्ट ऐड करना है क्या, सैलरी टू स्टाफ एंड सो ऑन। यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए अराइज हो रहा है कि ब्रांच को आईटीसी मिलने वाला है, मतलब ऑब्वियसली बात है, एचओ अगर बिल पे जीएसटी चार्ज करेगा तो ब्रांच उसका क्रेडिट 100% लेने वाला है। So value of supply of services made by registered person to a distinct person is determined under rule 28. So ये again rule 28 applicable नहीं है, but related party और distinct person के बीच में अगर supply होता है तो rule 28 बोलता है open market value will be the value of supply. However, अगर मेरे को बोलो ना, अगर मैंने वैल्यू कम बताया तो मैं टैक्स कम चार्ज करूंगा, बट सामने वाला जब आईटीसी अगर लेता है तो अगर मैंने कम टैक्स चार्ज किया तो उसको आईटीसी भी कम ही मिलेगा ना। सो नॉर्मली ओपन मार्केट वैल्यू जो होता है वो वैल्यू होना चाहिए रिलेटेड पार्टी के बीच में। हाउएवर, अगर सामने वाले को आईटीसी मिलता है तो जो आपने इनवॉइस में वैल्यू लिखा है ना, वही ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे। बिकॉज अगर आप इनवॉइस कम अमाउंट का बनाओगे तो उसको क्रेडिट कम मिलेगा, इनवॉइस ज्यादा अमाउंट का बनाओगे तो क्रेडिट ज्यादा मिलेगा। तो अगर आपने इनवॉइस कम अमाउंट का बनाया है तो गवर्नमेंट को कोई लॉस नहीं हो रहा है, बिकॉज आप टैक्स कम भरोगे, वो आईटीसी कम लेगा। Accordingly, in respect of supply by head office to branch office, the value of the said supply of service declared in the invoice shall be deemed to be the open market value if recipient is eligible for full ITC. So अगर 1 लाख का सर्विस एचओ ब्रांच को दे रहा है, बट अगर एचओ उसको 80,000 बता रहा है बिकॉज उसने सैलरी टू स्टाफ ऐड नहीं किया, और ब्रांच अगर आईटीसी पूरा अवेल कर सकता है तो 80,000 राइट है, बिकॉज आपने वैल्यू कम बताया तो आईटीसी भी कम मिलेगा। In case where full ITC is available to branch office, value declared in the invoice by HO to branch shall be deemed to be the open market value of supply, irrespective whether the cost of component like employee cost has been included or not. Further, where full ITC is available to the recipient, if HO has not issued the tax invoice, further, in such cases where full ITC is available to recipient, if HO has not issued the tax invoice to the branch office in respect of a particular service being rendered by HO to the branch, the value of such service shall be deemed to be declared nil by HO to branch and may be deemed to be open market value in terms of rule 28. So यहाँ पे वो बोलता है कि अगर आपने इनवॉइस इशू किया है तो जो इनवॉइस में वैल्यू डिक्लेयर आपने किया है वो वैल्यू इज द करेक्ट वैल्यू, उसी पे टैक्स भरो, उसी पे सामने वाला आईटीसी लेगा। बट अगर आपने इनवॉइस ही इशू नहीं किया है तो वैल्यू विल बी टेकन एज 0। लास्ट पॉइंट वैल्यूएशन का क्लैरिफिकेशन। in respect of internally generated services by HO to branch, in case where full ITC is not available to the branch office, whether the cost of salary to employee by HO involved in providing services will be included or not. So ऊपर वाले एग्जाम्पल में HO अगर बिल बना रहा है और ब्रांच ऑफिस को उसका 100% क्रेडिट मिलता है, तो जितना बिल पे वैल्यू लिखा है वो करेक्ट वैल्यू है, आपको कुछ एडलेस नहीं करना है। बट अगर ऐसा कोई केस है जहां पे ब्रांच को आईटीसी नहीं मिलने वाला है या फुल आईटीसी नहीं मिलने वाला है, वहां पे वैल्यू क्या रहेगा, तो यहाँ पे बोलता है कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय is not mandatorily required to be included while computing in the value even if full ITC is not available. So ऊपर वाले केस में तो आपको कॉस्ट ऐड करना ही नहीं था बिकॉज वो आईटीसी ले लेता है तो गवर्नमेंट का लॉस नहीं है। बट यहाँ पे वो बोलता है कि एचओ अगर ब्रांच को बिल बना के दे रहा है और अगर ब्रांच को उसका फुल क्रेडिट नहीं भी मिलता है तो भी आपको कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय ये सब ऐड करने का जरूरत नहीं है, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय ये सब ऐड करने का जरूरत नहीं है। बराबर है। सो दैट वाज अमेंडमेंट टू वैल्यूएशन। अमेंडमेंट ये तो बेसिकली क्लेरिफिकेशन आपके सीए इंटर में नहीं पूछना चाहिए बट दिया है तो पढ़ के जाना। पहला अमेंडमेंट है कि बैंक डायरेक्टर अगर पर्सनल गारंटी दे रहा है या डिस्टिंक्ट पर्सन पर्सनल गारंटी दे रहे हैं रिलेटेड पार्टी, या फिर क्या था,
होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी के लिए पर्सनल गारंटी दे रहा है, तो ये सबका एक ही आंसर है, सारे के सारे रिलेटेड पार्टी है, उन लोग के पर्सनल गारंटी पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। वैल्यूएशन आपके काम का नहीं है। एंड अगर एचओ ने सर्विसेज प्रोवाइड किया है ब्रांच ऑफिस को, तो ये सप्लाई तो है ही डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में। बट अगर एचओ ने जब कॉस्ट निकाला तो उसमें कुछ कॉस्ट कंसीडर नहीं किए, जैसे कि एम्प्लॉय कॉस्ट कंसीडर नहीं किया है, तो वो कंसीडर नहीं भी किया तो चलेगा, ब्रांच को आईटीसी मिल रहा है नहीं मिल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। सो दैट वाज अमेंडमेंट टू वैल्यूएशन।